अब तक आपने देखा कि राजकुमार की बातें सुनकर बाबा बेहाल हो गए और बोले, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ रहता है, तुम्हारे साथ भी है, पर बस तुम्हारा काम तो आकाश से तारे तोड़ लाने के समान है। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। फिर बोले, पर मेरे यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। मैं तुम्हें एक ऐसी भभूत दूंगा जिसे खाकर तुम सबको देख सकोगे, पर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। बाबा उठकर चले गए। लौटे तो उनके हाथ में भभूत थी। उसे राजकुमार को सौंपते हुए बोले, इसे संभाल कर रखना और किसी को इसके बारे में मालूम मत होने देना। राजकुमार ने बाबा का आशीर्वाद मानते हुए भभूत ले ली। अब तो धीरे धीरे पद्मिनी की नाकेबंदी को भेदने का रास्ता भी साफ होता जा रहा था। बाबा कह रहे थे, जीवन में अपना उद्देश्य ऊंचा रखो और उसे प्राप्त करने के लिए पूरे साहस से काम करो। यह जीवन प्रभु ने हमें बड़े बड़े काम करने के लिए ही दिया है। बाबा ने भभूत की डिब्बी राजकुमार को दे दी। राजकुमार और वजीर का लड़का उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बाबा के मुंह से निकले एक एक शब्द के पीछे उनका विश्वास छुपा था। उन्होंने कहा, तुम लोग 3-4 दिन यहाँ विश्राम करके आगे बढ़ो। कौन जाने आगे की यात्रा अब तक की यात्रा से भी कठिन हो। राजकुमार को बड़ी जल्दी थी। उसने ठहरने में आनाकानी की, लेकिन वजीर के बेटे ने बाबा की बात मान ली। समझाने पर राजकुमार भी सहमत हो गया। वे लोग आश्रम में 4 दिन रहे। इस बीच बाबा छाया की भांति उनके साथ रहे। उनके पास अनुभवों का भंडार था। उनका लाभ वह दोनों को देते रहे। उन्होंने अंत में जोर देकर कहा, अपने किए पर अभिमान मत करना, साथ ही अपने मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक डटे रहना। उन 4 दिनों में बाबा से और आश्रम के जीवन से इतना मिला कि वे कृतज्ञ हो गए। अपने उद्देश्य की सफलता में अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। आश्रम से वे बड़े तड़के रवाना हो गए। अभी उनकी मंजिल काफी दूर थी। बिना रुके वे चलते गए। दिन चढ़ गया, सूरज सिर पर आ गया। अब वे एक जलाशय के किनारे रुके, स्नान किया, भोजन किया और थोड़ी देर विश्राम करके आगे बढ़ चले। मौसम अच्छा था, मंद मंद पवन बह रही थी, रास्ता साफ था। पंछी मस्ती से इधर उधर उड़ान भर रहे थे। राजकुमार ने मार्ग दृश्यों को देखकर वजीर के लड़के से कहा, देखो सब कुछ कितना गतिशील है। सूर्य थमता नहीं, पवन रुकती नहीं, पंछियों का कलरव गान हमेशा चलता रहता है। आदमी को इसे कुछ सीख लेनी चाहिए। वजीर के लड़के ने देखा कि राजकुमार का मन कुरंग छलाके भर रहा है। उसने कहा, धरती भी कहाँ रुकती है, हर घड़ी घूमती रहती है। घोड़ों ने भी जैसे स्वामी के मनोभाव जान लिए, उनकी गति भी तीव्र होती गई। दिन ढलने लगा, अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा। तब तक वे बराबर चलते रहे और फिर एक घने वृक्ष के नीचे रात बिताने के लिए रुक गए। राजकुमार के मन में विचारों का ज्वार भाटा उठ रहा था। वजीर का लड़का तो सो गया, पर उसे नींद नहीं आई। थोड़ी देर में देखता क्या है कि उस पेड़ पर एक तोता और एक मैना आकर बैठ गए। उनमें बातें होने लगी। राजकुमार पक्षियों की भाषा जानता था। वह ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। तोते ने कहा, मैना कुछ कहो जिससे रात कटे। मैना बोली, आप बीती कहूँ या पर बीती कहूँ। तोते ने कहा, अरे आप बीती तो रोज ही सुनते हैं, आज पर बीती कहो। मैना बोली, इस नगर के राजा की एक लड़की है, बड़ी सुंदर है, बड़ी भोली भाली है। मैना बोली, राजकुमारी बहुत दिनों से बीमार है, दुनिया भर का वैद्य उसका इलाज कर चुके हैं, पर वह ठीक नहीं हो रही है। बेचारा राजा परेशान है, उसके वही अकेली औलाद है। तोते ने कहा, यह तो बड़ी ही हैरानी की बात है। मैना ने व्यथित स्वर में कहा, हैरानी की बात तो है ही। राजा ने यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि जो कोई राजकुमारी को अच्छा कर देगा वह उसी से अपनी बेटी का ब्याह कर देगा। राजकुमारी को पाने के लालच में दुनिया भर के वैद्य आ रहे हैं, पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। राजा निराश हो गया। इतना कहकर मैना की आवाज रुक गई। तोता बोला, राजकुमारी की बीमारी को दूर करने का कोई तो रास्ता होगा। मैना ने कहा, रास्ता है, अगर इस पेड़ की जड़ ले जाए और उसे घिसकर पानी में मिलाकर राजकुमारी को पिला दे तो वह रोग से मुक्त हो जाएगी। यह कहकर मैना मौन हो गई और तोता भी कुछ नहीं बोला। पर राजकुमार उठा और उसने अपने भाले से एक और मिट्टी खोदकर पेड़ की थोड़ी सी जड़ काट ली और आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। सवेरा हुआ, दोनों मित्र उठे और तैयार होकर आगे बढ़ गए। आगे उन्हें वही नगर मिला जिसकी चर्चा मैना ने की थी। शहर में बार बार मुनादी हो रही थी कि राजकुमारी को जो भी अच्छा कर देगा राजा उसके साथ राजकुमारी का ब्याह कर देगा और अपना आधा राज्य भी दे देगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा महल के फाटक की ओर बढ़ा दिया। वजीर के लड़के ने उसे रोकना चाहा,
पर वह कहाँ मानने वाला था। फाटक पर जब चौकीदार ने उसे रोका तो उसने कहा, मैं राजकुमारी का इलाज करूंगा। राजकुमार को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने कहा, बड़े से बड़े वैद्य इसका इलाज करके गए हैं, पर मेरी प्यारी बेटी को कोई भी ठीक नहीं कर सका। राजकुमार कुछ नहीं बोला। उसने थोड़ा सा पानी लेकर उसमें जड़ को घिसा और बेहोश पड़ी राजकुमारी के होठों पर लगा दिया। होठों पर पानी लगा ही था कि राजकुमारी के बदन में कुछ हलचल हुई। राजकुमार ने फिर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला तो थोड़ी देर में राजकुमारी ने आंखें खोल दी। यह देखकर राजा का रोम रोम पुलकित हो गया। उसने राजकुमार को सीने से लगा लिया। कुछ ही देर में राजकुमारी उठकर बैठ गई और चलने फिरने लगी। अपने शर्त के अनुसार राजा ने कहा, अब तुम मेरी बेटी को और आधे राज्य को ग्रहण कर सकते हो। राजकुमार ने राजकुमारी के अच्छा हो जाने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा को अपनी प्रतिज्ञा बता दी। राजा प्रतिज्ञा सुनकर बोला, कोई बात नहीं है, तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके लौटो तो बेटी को साथ ले जाना और मन हो तो यहीं राज करना। सारे नगर में शोर मच गया। प्रजा ने राजकुमार को घेर लिया। राजा ने बड़ी कठिनाई से लोगों को रोका और बड़े मान सम्मान के साथ विदा देते हुए कहा, यहाँ से 10 कोस दूर पश्चिम में एक बाबा गुफा में रहते हैं, तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आया तो वजीर का लड़का उसकी राह देख रहा था। उसे सारा समाचार मिल गया था। उसने राजकुमार को सीने से लगाकर कहा, यह चमत्कार कैसे हुआ। राजकुमार ने उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहा, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। ना हम उस पेड़ के नीचे ठहरते और ना ही यह करिश्मा होता। हमें तोता मैना का उपकार मानना चाहिए। राजा ने उन्हें बाबा से मिलने को कहा था। राजकुमार ने उसी दिशा में प्रस्थान किया। 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल गई। उसमें बाबा बैठे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो गया। बाबा आंखें बंद करके बैठे हुए थे। थोड़ी देर में उन्होंने आंखें खोली। जिज्ञासा भाव से कहा, कैसे आए हो। राजकुमार ने सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोले, वत्स तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। राजकुमार ने कहा, बाबा काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही है कठिन काम करने के लिए। बाबा की आंखें चमक उठी और बोले, तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी कैसा। कुछ रुक कर उन्होंने कहा, अब तुम सिंगल द्वीप के पास हो, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें महासागर पार करना होगा, वह कैसे करोगे। राजकुमार ने कोई झिझक नहीं दिखाई और बोला, बाबा जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई वही शक्ति इस कठिनाई का रास्ता भी निकालेगी। बाबा ने विभोर होकर कहा, शाबाश वत्स, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहा, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार ने अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखा और बाबा ने उसकी पीठ थपथपा उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। घोड़ों पर सवार होकर जब वे चले तो राजकुमार भाव विभोर हो रहा था। उसने वजीर के लड़के से कहा, राजा तो बड़ा ही उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया, इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया। दोनों आगे बढ़े। उनको अब विशाल सागर को देखने के लिए आतुरता बढ़ती रही, पर सहसा एक चिंता ने राजकुमार को घेर रखा था। वह तो खड़ाऊ की मदद से सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा। उसने वजीर के लड़के से कहा, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊँ तुम यहीं रुके रहोगे। वजीर का लड़का उदास हो गया। यह कैसे होगा, अकेला राजकुमार कैसे उस किले को फतह कर सकेगा। जब उसने राजकुमार से अपनी आशंका व्यक्त की तो राजकुमार ने उसे धीरज बधाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास साधन है। फिर इधर उधर की बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। राजकुमार का मन परेशान था। वजीर का लड़का भी भीतर ही भीतर परेशान था। यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो राजा को कैसे मुंह दिखाऊंगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ रहा था, साथी का दिल बैठा जा रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता हुआ सागर सामने दिखाई पड़ा। बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक भयानक दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। तट पर पहुंचकर दोनों घोड़ों से उतर पड़े और सागर की विशाल जल राशि को देखने लगे। अगले दिन प्रातः प्रस्थान करने का निश्चय किया। बड़े तड़के उठकर राजकुमार ने अपने घोड़ों को खूब प्यार किया। वजीर के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगा लिया और सूर्य की प्रथम किरण के फूटते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर आ खड़ा हुआ। उसके बाद ज्यों ही पानी में पैर रखा उसका सारा बदन कांप उठा, लेकिन तभी उसने अनुभव किया कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो।
फिर तो वह एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगा। वजीर का लड़का आश्चर्य से देख रहा था कि पानी पर यह इस प्रकार कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता। समुद्र की छोटी बड़ी मछलियाँ, दूसरे जीव जंतु आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता गया, पर समुद्र का अंत उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन और पूरी रात उसने चलते चलते बिताई। अगला दिन आया, तब उसे सागर का किनारा दिखाई पड़ा। वही था सिंगल द्वीप, जिसमें रानी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर वह रोमांच हो उठा, लेकिन दूर से ही उसने देखा कि काले काले खूंखार राक्षस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार ने भभूत की डिब्बी खोली और एक चुटकी भभूत मुंह में डाल ली। अब वह सबको देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच गया। राक्षस बड़े ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते थे। राजकुमार उन सबको देखकर सक पका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं पा रहा है।